और चलिए आगे बढ़ेंगे और विस्तार से खबरों को देखेंगे। मोहन कैबिनेट से जुड़ी ये बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताएं। आज मोहन कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। दिल्ली में मंथन के बाद मंत्रियों के नाम तय हो चुके हैं। आज दोपहर 3:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। आज 8 मंत्री शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। ये भी बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये जानकारी दी है। आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। कुल 18 मंत्री इसमें शामिल होंगे। आज शपथ ग्रहण भी हो सकता है। लंबा इंतजार जो हम करते आ रहे हैं इतने दिनों से, वो आज कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ नजर आएगा। नाम तय हो चुके हैं, ऐलान होना बाकी है। ऑफिशियली ऐलान आज हो जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह भी आज हो जाएगा, ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर है। डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी जानकारी भी दी। कहा कि विस्तार जो है आज हो जाएगा और इसमें 18 मंत्री शामिल होंगे जो शपथ ग्रहण करेंगे। तो कई सारे ऐसे नाम हैं जो सुर्खियों में लगातार बने हुए हैं, जिन पर कहीं ना कहीं मुहर लगती हुई नजर भी आ रही है। रीति पाठक हैं, कृष्णा गौर हैं, रमेश मेंदोला हैं, तो वहीं तुलसी सिलावट हैं, सांवेर से विधायक हैं, विष्णु खत्री हैं, ये भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। मोहन कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। मालिनी गौड़ हैं। तो ये तमाम वो नाम हैं जो आज मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, मोहन की टीम में शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के नए मंत्रिमंडल की शपथ है। मैं मान के चलता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से प्रचंड जीत मिली है, हम सब अपने नए मंत्रिमंडल के साथ माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में एक बार फिर विकास के लिए डबल इंजन की सरकार के लिए शपथ ग्रहण का मुख्य अतिथि कौन होगा? कोई राष्ट्रीय स्तर नेता जा रहा है? ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ शपथ माननीय गवर्नर कराएंगे। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री और बाकी सारे अन्य माननीय एचएम साहब, हमारे माननीय बाकी सारे वरिष्ठ नेताओं ने मेरी शपथ में आए थे ना ऑलरेडी। एक बार हो चुका बड़ा शपथ समारोह, अब ये केवल। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी प्रशांत कटारिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, लंबा इंतजार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो ही जाएगा। समय भी निर्धारित कर दिया गया है और कुछ संख्या भी बता दी गई है कि इतने मंत्री आज शपथ ले सकते हैं। जानकारी ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल ऋतु, आप ठीक कह रहे हैं। आज मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। 18 से 20 जिसका जिक्र भी करी थी उस संख्या का, आप इसी संख्या में मंत्री पद की शपथ विधायक लेने वाले हैं। लेकिन जो देरी का जिक्र आप कर रही थी, इसके पीछे जो एक बड़ी वजह बताई जा रही है, लगभग 2 दिन पहले, 1-1.5-2 दिन पहले लगभग नाम तय हो चुके थे। लेकिन कुछ ऐसे चेहरे जो पिछले मंत्रिमंडल में थे या पिछली बीजेपी सरकार में थे, वो बहुत सीनियर नेता थे, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जा रहा। उन्हें समझाने के लिए ये 1.5-2 दिन लिए गए थे ताकि आगे किसी तरह की परेशानी ना हो। लोकसभा चुनाव है, उन्हें कन्वे किया गया था, कन्विंस भी किया गया था कि भाई इस बार आपको मंत्रिमंडल में नहीं रख पाएंगे। इस बार ज्यादा से ज्यादा कोशिश जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी कोशिश ये थी कि नए चेहरों को मंत्रिमंडल में रखा जाए। हालांकि आपको लगभग आधा दर्जन पुराने चेहरे भी नजर आ सकते हैं इस मंत्रिमंडल में जो पिछले मंत्रिमंडल में भी थे, लेकिन चैलेंज बहुत सारे थे। अब नए चेहरों में जरूर समझिएगा, नए चेहरों का मतलब ये नहीं कि पहली बार विधायक बने आपको मंत्री बना दिया जाए। इसमें 3 बार 4 बार विधायक बने हैं, ऐसे नए चेहरे हो सकते हैं जो अभी तक मंत्री नहीं बने हैं। एक बात बिल्कुल साफ है, जो संसद से विधायक बने थे उनमें लगभग सभी नाम तय माने जा रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि एक आध नाम कोई छूट जाए तो अतिशयोक्ति नहीं कही जाएगी, चूंकि उदाहरण के तौर पर आपने डिप्टी सीएम दे दिया बिंद से, तो दूसरा फिर रीति पाठक आती हैं। रीति पाठक फिर ऐसे में आपने, वो भी ब्राह्मण चेहरा हैं, डिप्टी सीएम भी ब्राह्मण चेहरा हैं, राजेंद्र शुक्ला। ऐसे में आपको बहुत समीकरण बैठाने में चैलेंजेस बहुत सारे थे। लेकिन अंचल के लिहाज से अगर आप ऋतु देखें तो वाकई चैलेंज है। भोपाल का जिक्र आप करें थी, कुछ नाम आपने लिए थे, यहां से विश्वास सारंग का नाम भी चल रहा था, यहां से कृष्णा गौर का नाम भी चल रहा था, विष्णु खत्री का नाम भी चल रहा था और इसके अलावा रामेश्वर शर्मा का नाम भी चल रहा था। 2 से ज्यादा नहीं होंगे भोपाल से चेहरे, संभव है कि एक ही चेहरा दें। इंदौर का अगर हम जिक्र कर लें, इंदौर से बहुत सारे बड़े बड़े नाम चल रहे थे। सबसे बड़ा नाम कैलाश विजयवर्गीय का ही है। हालांकि वो खुद नहीं चाहते थे कि उन्हें मंत्री बनाया जाए, वो चाहते थे कि महासचिव जिस पद पर हैं वो बने रहें। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर आला कमान ने फैसला क्या लिया है। उनकी कोशिश थी कि रमेश मेंदोला को आगे बढ़ाया जाए, उनके बेहद करीबी, बेहद खास माने जाते हैं रमेश मेंदोला। लेकिन इंदौर से ही 3-4 बड़े नाम, महेंद्र हाडिया भी नाम थे जो 4 बार के विधायक, मालिनी गौड़ बड़ा नाम था, उषा ठाकुर पहले से मंत्री रही हैं। तो ऐसे बहुत
बहुत सारे नामों में। दूसरी तरफ तुलसी सिलावट भी उसी क्षेत्र से आते हैं, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी माने जाते हैं। उनका नाम बिल्कुल तय माना जा रहा है। हो सकता है कि दौर से आपको दो चेहरे नजर आए, एक सिंधिया खेमे का चेहरा, एक दूसरा और चेहरा नजर आए। इसी तरह से आप दूसरे अंचल में जाएंगे, बुंदेलखंड में चले जाएंगे तो वहां से आपको कुछ चेहरे नजर आएंगे। केवल सागर जिले से 3 मंत्री थे। समझिएगा आपकी बहुत बड़ा कोटा सागर जिले को मिला था, लेकिन इस बार यह केवल 1 मंत्री हो जाएगा। गोपाल भार्गव पिछली बार मंत्री थे, गोविंद राजपूत, भूपेन्द्र सिंह मंत्री थे, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि केवल 1 चेहरा आपको वहां से मिलेगा। और ये या तो पुराना चेहरा हो सकता है या कोई नया चेहरा भी हो सकता है, क्योंकि शैलेंद्र जैन भी लगभग चौथी बार विधायक बने हैं। प्रदीप लारिया जो कि जाति समीकरण में भी फिट बैठते हैं। तो उस नजरिए से अगर आप विस्तार से जाएंगे तो अलग अलग अंचलों में अलग अलग तस्वीर आपको नजर आएगी। आज हालांकि तस्वीर साफ हो जाएगी। अगर हम महाकौशल की तरफ जाएंगे, जबलपुर का रुख करेंगे, तो वहां से राकेश सिंह खुद विधायक बने हैं, सांसद से विधायक बने हैं, पुराने कई नेता हैं उस अंचल से, महाकौशल से, जो उसमें संजय पाठक भी हैं। संजय पाठक भी बड़े दावेदार रहे हैं। अजय विश्नोई हैं जो पुराने नेता हैं, सीनियर नेता हैं, वो भी लंबे समय से सवाल उठाते रहे पिछली सरकार में जब उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया था। तो अंचलवार अगर आप जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कुछ नए चेहरे जो सीनियर नेता हैं आपको नजर आ सकते हैं। हेमंत खंडेलवाल बैतूल से जो मंत्री नहीं बने हैं, कई बार के विधायक हैं, उन्हें हो सकता है कि आप इस कैबिनेट में देख पाए। इसके अलावा रतलाम शहर से अगर हम जिक्र करें, चैतन्य कश्यप हैं, वो विधायक हैं, कई बार के 3 बार के, वो आपको इस कैबिनेट में नजर आ सकते हैं। ऐसे कई और चेहरे हैं जो आपको शायद चौंकाएं। नए चेहरे जरूर आपको इस कैबिनेट में बड़ी संख्या में नजर आने वाले हैं ऋतु। हालांकि 18 से 20 मंत्री और करीब 10 से 12 स्पेस बचाकर रखा जाएगा, चूंकि एडजस्टमेंट आगे आपको लोकसभा चुनाव के हिसाब से करना होगा। हाँ, एक बात जरूर है, यहां पर जो समीकरण है उनमें जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण बैठाने की पूरी कोशिश की गई है, चूंकि लोकसभा चुनाव अब सिर पर आ चुके हैं ऋतु। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जानकारी को साझा करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, सीधी की बात कर लेते हैं, जहां पर पशु क्रूरता का एक मामला सामने आया। एक किसान ने आवारा मवेशियों से परेशान होकर 6 मवेशियों के मुंह को तार से बांध दिया, जिससे इन मवेशियों को 6 दिन से दाना पानी नहीं मिला। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, मवेशियों के मुंह को तार से खोला। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस वालों से अभद्रता भी की, जिनके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। यह घटना भगऊ गांव के गाजर टोला की बताई जा रही है। 6 मवेशियों के मुंह पर तार बांधा गया था। 6 दिन तक इन मवेशियों ने कुछ खाया पिया नहीं और फिर इनका रेस्क्यू जो है किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए हरीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, पशु क्रूरता की तस्वीर यहाँ पर सामने आई है, आखिर किस तरह की जांच उसमें चल रही है और क्या कहना है पुलिस का? बिल्कुल ऋतु, जिस तरीके से पूरे जिले भर में आवारा मवेशियों के एक अलग ही आतंक है, यही कारण है कि आवारा मवेशी से किसान परेशान हो चुके हैं और इस तरीके से वारदात को अंजाम दे रहे हैं। हालांकि ऐसे में पुलिस ने यहाँ जो है तो बड़ी जद्दोजहद करने के बाद तमाम जो मवेशी थे जिनके मुंह को तारों से जकड़ दिया गया था, उनके सभी मुंहों को खोल दिया गया है। खोलने के बाद उन्हें दाना और पानी की भी व्यवस्था कर दी गई है। हालांकि जो मवेशी हैं उनके जो मुंह को तार से जकड़ा गया था, तो तमाम लोग जो किसान हैं वो विरोध कर रहे थे, पुलिस का विरोध कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने उनके खिलाफ भी अलग अलग 6 धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर दिया है और यह बताने की कोशिश की है कि अगर किसी भी आवारा मवेशी का इस तरीके से जो मुंह बांधा जाता है या कोई उनके साथ इस तरीके से कृत्य किया जाता है तो उनके खिलाफ कानून सख्त है और कार्यवाही की जाएगी। हालांकि भले ही जो आवारा मवेशी हैं उनको लेकर प्रशासन गंभीर नहीं है, इस तरीके से जो किसानों की फसल नुकसान कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके साथ आवारा मवेशियों के साथ कोई भी तरह की कोई कृत्य की जाती है तो उसमें प्रशासन गंभीर है और कार्यवाही भी कर रहा है। जी ऋतु, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। ग्वालियर चंबल की बात करते हैं, जहां पर चंबल क्षेत्र में सर्दी का सितम जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी से ठिठुरन बढ़ चुकी है और इलाके में घना कोहरा छाया हुआ है, जिसके चलते विजिबिलिटी कम हो गई। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई, तो वहीं रेल यातायात पर भी असर इसका पड़ा है। कई ट्रेनें लेट चल रही हैं। तो वहीं रात का न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री तक पहुंच चुका है। दिन का तापमान 21 डिग्री रहा। ग्वालियर चंबल में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और लोग अलाव का सहारा, गर्म कपड़ों का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं और इसका सीधा सीधा प्रभाव कहीं ना कहीं ट्रेनों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। सड़कों पर भी कोहरा और कहीं ना कहीं गाड़ी चलाने में भी लोगों को परेशानी हो रही है।
वहीं मुरैना में भी घना कोहरा छाया रहा। 15 मीटर से भी कम विजिबिलिटी रही, बता दें, जिससे यातायात पूरी तरह से प्रभावित रहा। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं, तो वहीं सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए भी नजर आए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से विजिबिलिटी पूरी तरह से कम हो चुकी है और कहीं ना कहीं गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। दूसरी तरफ ये लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। ठंड से बचने के लिए अलग अलग तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। अंबिकापुर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री पहुंच चुका है। सुबह सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। कड़ाके की ठंड यहां पर भी सुबह सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग घर में दुबक के बैठे हैं, गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा ले रहे हैं। ये तस्वीर अंबिकापुर की, जहां पर अलाव का सहारा लेते हुए लोग नजर आए, गर्म कपड़ों का सहारा लेते नजर आए। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक पहुंच चुका है। अंबिकापुर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। 10 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है। जशपुर जिले में क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। जशपुर के कुनकुरी में स्थित एशिया के दूसरे सबसे बड़े चर्च में बीती रात क्रिसमस के अवसर पर हजारों लोग पहुंचे। प्रभु यीशु के जन्म के बाद जमकर पटाखे फोड़े और लोग एक दूसरे को बधाई देते हुए नजर आए। कुनकुरी के चर्च को रोजरी की महारानी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं ग्वालियर में 99वां तानसेन समारोह मनाया जा रहा है। आज 1500 तबला वादक एक साथ प्रस्तुति देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। तो वहीं तानसेन मकबरा के पास लगा इमली का पेड़ संगीत प्रेमियों के लिए आज भी जड़ी बूटी से कम नहीं है। तानसेन इसी पेड़ के नीचे बैठकर संगीत का रियाज करते थे और ध्रुपद के राग सुनाते थे। कहते हैं कि तानसेन इसी इमली के पत्ते खाकर अपनी आवाज को सुरीला करते थे। बाद में कई गायकों ने इसी इमली के पत्ते खाए और संगीत की दुनिया में नाम कमाया। रिपोर्ट देखिए। संगीत सम्राट तानसेन के मकबरे पर लगा ये इमली का पेड़ संगीत प्रेमियों के लिए बड़ी आस्था का विषय बना हुआ है। माना जाता है कि इस इमली के पत्ते और छाल खाने से गला सुरीला होता है। यही वजह है कि पहले इस जगह बड़ा पेड़ था, उसकी पत्तियां तो क्या, छाल और जड़ों को भी लोग अपने साथ ले गए। कई 100 साल पुराना पेड़ जब सूख कर खत्म हो गया तो यहाँ आने वाले संगीत प्रेमियों को निराशा होने लगी। लिहाजा इस स्थान पर इमली के पेड़ को फिर से जिंदा किया गया। इतिहासकार मानते हैं कि इस जगह तानसेन की रूह बसती है। दूर दूर से संगीत प्रेमी यहाँ आते हैं और इमली के पत्तों को तानसेन का प्रसाद मानकर साथ ले जाते हैं। अनुश्रुति है कि इस इमली के पेड़ की पत्तियां खाने से लोगों के सुर फूट पड़ते थे। और वैसे तो ग्वालियर जो संगीत सम्राट तानसेन की नगरी है, यहाँ के बारे में कहा जाता है कि बच्चे भी रोते हैं तो सुर में रोते हैं और पत्थर भी लुढ़कते हैं तो सुर के साथ लुढ़कते हैं। एक बार की एक सत्य घटना है कि यहाँ पर तानसेन समारोह हो रहा था और पागलदास बाबा जो मृदंग बजाया करते थे तो उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था क्योंकि वो क्रेडिट कलाकार नहीं थे। तो उन्होंने इसी इमली के पेड़ के नीचे बैठकर ऐसी मृदंग बजाई के बाद कि वहाँ से लोग खड़े होकर मुख्य समारोह से खड़े होकर यहाँ जमा हो। दरअसल ऐसी मान्यता है कि संगीत सम्राट तानसेन की समाधि पर लगे इमली के इस पेड़ में उनकी आत्मा बसी है और जो भी इस पेड़ की पत्तियां खाता है उसकी आवाज सुरीली हो जाती है। हम बरसों से यहाँ पर तानसेन फेस्टिवल में शिरकत करने आते हैं और ये यहाँ पर क्या होता है कि ऐसा जो माना जाता है कि मान्यता ये है कि यहाँ पर जो पेड़ लगा हुआ है इमली का, इसकी पत्तियां खाने से गला और स्वर मधुर होते हैं। तानसेन बाबा भी रियाज करते थे तो ये पत्तियां खाया करते थे। आज जितने भी संगीत प्रेमी आते हैं तानसेन बाबा के प्रसाद के रूप में इन पत्तियों को ग्रहण करते हैं और वो प्रसाद है उनका बाबा का उनके लिए। पुराना पेड़ कई 100 साल पुराना होने के बाद गिर गया था, अब नए पेड़ में पत्तियां आ गई हैं, तो संगीत प्रेमी यहाँ आकर पत्तियां साथ ले जाने लगे हैं। न्यूज़ 18 के लिए ग्वालियर से सुशील कौशिक की रिपोर्ट।
और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।